Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video, we had discussed about the different method of gene cloning. Okay, जो अलग अलग methods थे gene cloning के, उसके बारे में हमने discuss किया था. By using the plasmid from the bacteria, by using genetic material or DNA from the viruses, और by using TI plasmid from agrobacterium. Okay, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे introduction of recombinant DNA in host. कि हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने फॉर्म किया है, उसको हम होस्ट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, देखिए. पहला मेथड है आपका हीट शॉक मेथड, दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, तीसरा है बायोलिस्टिक मेथड और चौथा है यूज़ ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन. अगर हम हीट शॉक मेथड की बात करें तो नॉर्मली ये मेथड हम यूज़ करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए. ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर अगर हमें बैक्टीरिया के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल के उसकी क्लोनिंग करानी है तो बैक्टीरिया के अंदर हम वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे ऐड करेंगे, हीट शॉक मेथड से ऐड करेंगे. ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन की अगर बात करूँ तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल में कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक सेल में, लेट्स से कोई जाइगोट है एक सेल का, ओके, और उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए आपने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है किसी स्पेशल तरीके के कैरेक्टर के लिए और आपको उसके अंदर अगर डालना है तो आप किसकी मदद से डालेंगे, माइक्रो इंजेक्शन मेथड की मदद से डालेंगे. ठीक है, अगर हम बात करें बायोलिस्टिक मेथड की तो इस मेथड को हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, और ये मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए. ओके, ज़्यादातर ये मेथड्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है अगर प्लांट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें इंसर्ट करना हो तो. ठीक है, एंड द लास्ट मेथड इज़ यूज्ड ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन. ये आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए. तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से सारे मेथड्स के बारे में, स्टार्टिंग विद द हीट शॉक मेथड. अगर हीट शॉक मेथड की बात की जाए तो इन हीट शॉक मेथड मैंने आपको पहले बताया था हम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज़ करते हैं. तो हम क्या करेंगे, अपने बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट करेंगे, मतलब रखेंगे विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस. क्या करेंगे, देखिए, लेट्स से ये हमारा बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, ओके, और ये हमारा लेट्स से ये हमारा जो है ये हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए. ओके, इसके थोड़े से पोर्शन को मैं रेड कर देती हूँ जस्ट टू सी कि ये जो है आपका ये क्या है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. ठीक है, दिस इज़ द बैक्टीरिया एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द आरडीएनए, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इसको हम इंक्यूबेट करेंगे किसके ऊपर, आइस के ऊपर रखेंगे इन दोनों को. ठीक है, ओके, कुछ समय के लिए. और इसके बाद आइस पे रखने के बाद इनको वापस से हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, मतलब इनको वापस से पहले तो आइस पे रखेंगे, फिर इनको हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा के हीट करेंगे. देन उसके बाद वापस से क्या करेंगे, इसको वापस से फिर हम किस में डाल देंगे, आइस मीडियम में डाल देंगे. ओके, तो जब हम ऐसा करेंगे कि हम एक बार इनको आइस मीडियम में डाल रहे हैं, फिर हम इनको हीट कर रहे हैं, फिर वापस से आइस मीडियम में डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें क्रिएट हो जाएंगे छोटे छोटे पोर्स. उसमें क्या क्रिएट होंगे, इस तरीके से छोटे छोटे पोर क्रिएट होंगे फॉर ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम. और जैसे ही उसके अंदर ये पोर्स क्रिएट होंगे तो हमारे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये क्या करेगा, इस पोर्स के माध्यम से आपके होस्ट के अंदर, मतलब आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा. समझ रहे हैं आप बातें मेरी. ओके, तो इसी तरीके से इस मेथड का हीट शॉक मेथड का इस्तेमाल करके हम यूज़ करते हैं. हीट शॉक मेथड क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि इसको कम्प्लीटली आइस मीडियम में रख रहे हैं, फिर उसको हीट कर रहे हैं, वापस इसको शॉक दे रहे हैं आइस का, तो क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो रहा है ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक ट्रांजिएंट छोटा सा पोर बन रहा है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जिसके थ्रू आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो रहा है, इनके सेल के अंदर एंटर कर जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है द बैक्टीरिया नाउ टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, तो इसी हीट शॉक मेथड का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो दूसरा मेथड था हमारा वो क्या था, सेकेंड मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड के बारे में कि माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है। तो देखिए जो हमारा सेकेंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, पहला था हीट शॉक मेथड, इसमें क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल इनटू अ लिविंग सेल। हम क्या करते हैं, अपने रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल को लिविंग सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, किसका इस्तेमाल करके, ग्लास माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करके। आप लोग पिपेट जानते हैं क्या होता है, जिससे केमिस्ट्री लैब में हम केमिकल्स वगैरह को सक करके निकालते हैं स्पेसिफिक अमाउंट में। ठीक है, तो हम उसी तरीके का छोटा ग्लास माइक्रो पिपेट होता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक सेल के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट जो हमारा हमने जो अपना रिकॉम्बिनेंट बनाया है उस रिकॉम्बिनेंट सेल को, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी सेल के अंदर ग्लास माइक्रो पिपेट की मदद से डालेंगे या मेटल माइक्रो इंजेक्शन की मदद से भी डाल सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन नीडल की मदद से भी। ठीक है, ग्लास माइक्रो पिपेट हम अलग अलग साइज़ का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना डायमीटर चाहिए। डायमीटर ग्लास माइक्रोमीटर का 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्या क्या इंजेक्ट कर सकते हैं, डीएनए इंजेक्ट कर सकते हैं, आरएनए इंजेक्ट कर सकते हैं, या हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लिविंग सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली कहाँ इंसर्ट करते हैं, सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देते हैं। ओके, कैसे होता है देखिए डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। दिस इज द डायग्राम, यहाँ देखिए ये वाला जो डायग्राम है आपका, दिस वन, ये ठीक है, ये आपका माइक्रो इंजेक्शन या फिर माइक्रो पिपेट का मेथड है। ओके, इसमें देखिए हमने क्या किया है, एक हमने होस्ट सेल लिया है, अ लिविंग सेल आप देख रहे हैं, एक ही सेल है ये। ठीक है, एक सेल लिया है हमने और इस सेल को हमने होल्डिंग पिपेट की मदद से पकड़ा हुआ है। फिर माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो पिपेट की मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना यहाँ होगा हमारा आरडीएनए और इस आरडीएनए को इस इंजेक्शन की मदद से हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। समझ आ रही है बात। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, या फिर एक और नाम था इसका विच इज़ माइक्रो इंजेक्शन मेथड ही। तो यही मेथड था माइक्रो इंजेक्शन मेथड या ग्लास माइक्रो पिपेटिंग मेथड। तो यहाँ पे आप ग्लास का माइक्रो पिपेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या निडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। चलिए जो थर्ड मेथड था हमारा वो था जीन गन मेथड। जीन गन मेथड में क्या होता है, देखिए ये आपका एक गन है, इसको ही हम जीन गन बोलते हैं या इसको हम बायोलिस्टिक गन मेथड भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला था किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेनली इस्तेमाल किया जाता है प्लांट सेल के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं एक प्लांट है, ठीक, और इस जीन गन मेथड के अंदर हमने अपना आरडीएनए लोड किया हुआ है और फिर उसको क्या करेंगे, हम इस प्लांट सेल के ऊपर फायर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, वहाँ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मेथड कैसे होता है। देखो बात करें अगर हम जीन गन मेथड की, तो एक जीन गन जो होता है या जो बैलिस्टिक पार्टिकल होता है या बैलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम जो है वो एक डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे एक्सोजीनस डीएनए को या हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। डीएनए ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आरएनए ट्रांसफ़र के लिए भी, प्रोटीन ट्रांसफ़र के लिए भी। लेकिन चूंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम किसकी ट्रांसफरेंस की बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसफ़र की बात करेंगे जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बाई कोटिंग पार्टिकल्स ऑफ हैवी मेटल विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट हम क्या करेंगे
किसी भी हैवी मेटल का पार्टिकल लेंगे, ठीक है, और इस हैवी मेटल के पार्टिकल के ऊपर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करेंगे, कोड कर देंगे। मान लीजिए हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हमने क्या किया, उसको हमने इस हैवी पार्टिकल के ऊपर कोट कर दिया ऐसे, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस हैवी पार्टिकल के ऊपर कोट हो गया, ठीक है, ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इसके ऊपर कोट कर दिया, और इसके बाद कोट करने के बाद इस ये जो हमारा हैवी पार्टिकल है इसको हम क्या करेंगे, फायर करेंगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल की मदद से, ठीक है, फायर करेंगे यूजिंग मैकेनिकल फोर्स, जो कि हम गन आपने देखा होगा ना, गन से जब फायर करते हैं तो बहुत फोर्स लगता है, तो जीन गन से भी जब हम फायर करेंगे इस पार्टिकल को डाल के तो क्या होगा, बहुत सारा फोर्स लगेगा, और ये पर्टिकुलर डायरेक्टली जैसे गन से गोली निकलती है और ह्यूमन की बॉडी में चली जाती है या एनिमल की बॉडी में चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये जो आपका हैवी मेटल है ये भी किसकी तरह काम करेगा, आपके बुलेट के जैसा काम करेगा, और उसके ऊपर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगे हुए हैं, तो वो जब प्लांट सेल के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर जाके इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इस मेथड का इस्तेमाल हम अपने डिज़ायरेबल सेल के अंदर डिज़ायरेबल जीएनए, डिज़ायरेबल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने डिज़ायरेबल सेल के अंदर डालने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम बायोलिस्टिक जीन गन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बायोलिस्टिक जो है वो शॉर्ट है किसके लिए, बायोलॉजिकल बैलिस्टिक के लिए। तो चूँकि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इस हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल बैलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। देखिए मेथड को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, 4 स्टेप में समझेंगे, लेट्स सी। देखिए जीन गन जो है वो यूज़ किया जाता है हमारे एक्सोजीनस डीएनए को सेल के अंदर डिलीवर करने के लिए। इस मेथड को हम बायोलिस्टिक जीन मेथड भी कहते हैं, ओके। और ये बेसिकली यूज़ किसके लिए किया जाता है, प्लांट सेल के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम, द जीन गन अपैरेटस इज रेडी टू फायर। देखिए स्टेप नंबर 1 है ये आपका जीन गन है और ये रेडी है फायर के लिए। यहाँ पे देखिए नीचे में ये एक प्लास्टिक ये आपका प्लास्टिक डिस्क लगाया गया है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक स्क्रीन है, ठीक। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपना सेल रखेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिसके अंदर भी डालना होगा, स्पेसिफिकली प्लांट सेल। देखिए आपको ग्रीन प्लांट सेल दिखाए गए हैं, ओके। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हीलियम फिल्स द चैम्बर एंड प्रेशर बिल्ट अगेंस्ट द रप्चर डिस्क। हीलियम गैस हम क्या करेंगे, इस जीन हमारा जो गन होगा उसको जब हम प्रेस करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे हीलियम गैस के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो वो प्रेशर लगाएंगे यहाँ वॉल पे। जैसे जैसे वो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपका प्लास्टिक डिस्क है ये क्या होगा, रप्चर होगा, ओके। प्लास्टिक डिस्क रप्चर होगा, ओके। अब अगर ये प्लास्टिक डिस्क रप्चर होगा तो यहाँ जो भी पार्टिकल्स होंगे ये इधर मूव करेंगे, तो देखिए फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में होगा, जब प्रेशर जो इधर हम बिल्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्लास्टिक डिस्क का रप्चर हो रहा है, ये प्रेशर इवेंचुअली कहाँ पहुँचेगा, रिचेज द पॉइंट वेयर द रप्चर डिस्क ब्रेक एंड द रिजल्टिंग बर्स्ट ऑफ द हीलियम प्रोपेल्स द डीएनए गोल्ड कोटेड मैक्रो कैरियर प्लास्टिक डिस्क इनटू द स्टॉपिंग स्क्रीन। अब इस प्लास्टिक डिस्क के ऊपर हमने क्या किया है, अपने हैवी मेटल कोटेड जो हमारे जीन है उसको रख दिया। जैसे मान लीजिए हमने गोल्ड पार्टिकल ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने अपने आरडीएनए को इस तरीके से लगा दिया। अब इस आरडीएनए को हम किसके ऊपर प्लेस कर लेंगे, इस डीएनए को हमने प्लेस कर लिया अपने प्लास्टिक डिस्क के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही आपका ये प्रेजेंट है। अब अगर इधर से प्रेशर लगेगा तो ये प्रेशर आएगा और वो आपके प्लास्टिक डिस्क को ब्रेक करेगा, तो जितना प्रेशर वो प्लास्टिक डिस्क पे लगाएगा उतना ही प्रेशर तो वो इस पार्टिकल के ऊपर भी लगाएगा, तो ये पार्टिकल भी उतने ही प्रेशर के साथ आएंगे और तेज़ी से फायर होते हुए आपकी स्क्रीन से निकलते हुए डायरेक्टली किधर जाएंगे, ये आपके प्लांट सेल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही जाएंगे ये स्क्रीन को स्टॉप करने की कोशिश करेगी तो इसको भी फाड़ते हुए ये आएंगे और आपके प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, व्हेन द मैक्रो कैरियर हिट्स द स्टॉपिंग स्क्रीन द डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल आर प्रोपेल्ड थ्रू द स्क्रीन एंड इनटू द टारगेट सेल। आएंगे
इसके थ्रू प्रोपेल होके कहाँ जाएंगे, टारगेट सेल के अंदर चले आएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बातें। स्टेप नंबर 1 में ये तैयार है अपना काम करने के लिए। हीलियम गैस को भेजा जा रहा है। हीलियम गैस ने बहुत सारा प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से आपका जो प्लास्टिक डिस्क था जिसके ऊपर हमने डीएनए की कोटिंग कर रखी थी वो ब्रेक होगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इवेंचुअल प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से ये जो गोल्ड पार्टिकल होंगे वो आके आपके किधर इंसर्ट हो जाएंगे, प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जीन गन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है अपने डिज़ायरेबल जीन को इंसर्ट कराने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हैवी मेटल पार्टिकल जैसे गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, उसके ऊपर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोट करके या अपने आरडीएनए को कोटिंग करके और उसको इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हम सेल के अंदर इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात। एक बार और जीन गन देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका जीन गन है, ये इसको आप बैलिस्टिक गन बोलते हैं। ये इस तरीके का होता है। ओके फाइन, समझ आ गई बात। इसके बाद हमारा एक मेथड रह गया है, वो मेथड है हमारा यूजिंग ऑफ कौन सा पैथोजन। चौथा मेथड जो था हमारा यूज ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन का, जस्ट अ मिनट गाइस, चलिए नेक्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट मेथड जो है हमारा इंट्रोडक्शन का, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं डिसआर्म्ड पैथोजन का। तो एक्चुअली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हमारा जो पैथोजन मतलब सीधी सी बात है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो मान लीजिए हमने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है और उसको हमें किसी प्लांट के अंदर क्या करना है, किसी प्लांट के अंदर हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो लेट्स से ये कोई प्लांट है और इसको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया, लेट्स से कोई बैक्टीरिया है, एक्स बैक्टीरिया, और ये क्या कर सकता है, आपके इस प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को लेंगे। ठीक, अब बैक्टीरिया का जो जीन रीजन इस प्लांट को इन्फेक्शन करेगा, उस जीन रीजन को हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को डिसआर्म्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि उसका जो डिजीज कॉज करने वाला जीन फ्रैगमेंट था उसको हमने ब्रेक कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, अब उसको ब्रेक करने के बाद हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा हमारा, उसको क्या करेंगे, या अपना हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिसआर्म्ड पैथोजन वाले जीन की जगह पे उसको इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करने के बाद इस बैक्टीरिया को, इस प्लांट को इन्फेक्ट करने देंगे। तो जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा इस प्लांट को तो डिजीज़ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको डिसआर्म्ड कर दिया है। इसके जो डिजीज़ कॉजिंग जीन थे उसको तो हमने निकाल दिया है, और उसकी जगह पे क्या डाल दिया है, अपना डिज़ायरेबल जीन डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट होगा उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा। अब जो है हमने जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर चूज़ करके भेजा है वो कैरेक्टर डेवलप होगा। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम डिसआर्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना जो डिज़ायरेबल जीन है या जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करा सके। समझ आ रही है मेरी बात, व्हाट आई वुड से। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी आपकी, यही सारे मेथड्स थे आपके इंट्रोडक्शन के, डीएनए के इंट्रोडक्शन के होस्ट सेल के अंदर। आई थिंक आपको ये मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है किस चीज़ के बारे में, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि हम ये जो सारा मेथड कर रहे हैं आइसोलेशन करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन तो नहीं है, ये बहुत ही वास्ट स्टेप रिएक्शन है। तो इनमें जो मल्टीपल स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं, हम डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम फ्रैगमेंटेशन कैसे करेंगे, हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, इंसर्शन का मेथड मैंने आपको बता ही दिया, फिर उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने का मेथड भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद उस सेल का कल्चर और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो बेसिक स्टेप इन्वॉल्व होता है हमारे किसमें, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में, वो कौन कौन सा है। स्टेप नंबर 1 है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करेंगे। जैसे हम बैक्टीरिया से क्या कर रहे थे, उसके प्लाज्मिड को आइसोलेट कर रहे थे, फिर इसको आरडीएनए में कन्वर्ट कर रहे थे, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको
ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर हम उसका रिजल्ट देख रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो पहले हम आइसोलेशन करेंगे, फिर हम आइसोलेट, मान लीजिए हमने बहुत इतना लंबा जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट कर लिया, ठीक। तो ये पूरा जीन तो हमारे काम का नहीं है, कोई फ्रैगमेंट होगा जीन का जो हमारे काम का होगा, तो उसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियस एंजाइम से काट के, ठीक। अब इस फ्रैगमेंट में कौन सा हमारा डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट है उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करते हैं हम, एक मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड, उस मेथड से, ठीक है। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से इंसर्शन, स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे अपने वेक्टर के अंदर, ठीक है। वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट के अंदर, और फिर उस बैक्टीरियल सेल को या होस्ट सेल को हम कल्चर करने देंगे ताकि उनका नंबर बढ़े। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके उतने क्लोन्स बनते जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि कितने सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जितने सेल ट्रांसफॉर्म होंगे उतने नंबर की आपकी क्लोनिंग हो गई होगी, ठीक है। तो इन्हीं सारे मेथड्स को, ये जो बेसिक स्टेप हैं, इन्हीं सारे स्टेप को अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ओके। पहला स्टेप है इसमें आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। यहाँ पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो भी आपका ये मेथड है, अब इस मेथड को हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, आई थिंक आपको वो सारी बातें समझ आ गई होंगी गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें, ये जो पूरी स्लाइड है हमारी, वो स्लाइड हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ओके। दिस होल स्लाइड, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस ऑल दिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।